हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेटरी ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आई होप आप लोगों की सबकी स्टडी जो है अच्छी चल रही होगी। और एग्ज़ाम अब काफ़ी ही नियर आ चुका है और 12 के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रिपरेशन करनी थी, तो अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम दिन रह गए हैं। यस, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये प्रैक्टिस का ही टाइम है। और अभी ओवरऑल आप जो भी आपने नोट्स बना रखे, जो भी ट्रिक्स बना रखी हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें याद कीजिए और ईयर्स याद कीजिए। साथ ही साथ एमसीक्यूज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुकी हूँ और वो आपके क्लियर भी हो गए होंगे। तो चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस वो आपको मैं बता देती हूँ। तो ये आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। यस, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे टॉक करनी है, सो आप मुझसे बात करने के लिए मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। राधे ज्योति मेरी आईडी है, RADHEY राधे, JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति आईडी है, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन, यस ऑफ कोर्स, आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। और यहाँ पर आपको फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर चलते, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने। तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ और चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 36। तो 36 क्या है यहाँ पर? हरिशंकर परसाई परसाई के निबंध जो है संग्रह है। कौन से संग्रह है? आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूटों में से सही जो कूट है वो क्या है? तो आंसर बताइए जल्दी। निबंध संग्रह बताने कौन से हैं? हरिशंकर के। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मतलब यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ से है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए सेकंड कौन सा है? सदाचार की ताबीज, उसके बाद तुलसीदास चंदन घिसे और चौथा है आवारा भीड़ के खतरे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला 37 वाला है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित नहीं है। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। तो बताइए क्या है उत्तर इसका? कोशिश करेंगे कि हम 90 तक पहुंच जाए आराम से। यस, तो इसका आंसर है बी, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा क्या है? अरे मायावी सरोवर और सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का द्वारा जो है उनके द्वारा रचित नहीं है। ध्यान रखें, उनके द्वारा रचित नहीं है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 38 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी है? तो आत्मकथाएं बतानी कौन सी है? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। तो यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताइए। तो इसका आंसर है सेकंड, पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा यहाँ पर सही है। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय। सहचर है समय, तो ये सारी तीनों की तीनों जो है वो आत्मकथाएं हैं। और बसंत पतझड़ जो है वो आत्मकथा
नहीं है। ठीक है, इनके आप अलग अलग तिरस्कृत की बात करूँ तो तिरस्कृत के लेखक जो है सूरजपाल चौहान हैं, जबकि अपनी धरती अपने लोग जो है उसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। सहचर है समय, उसके लेखक रामदरस मिश्र है। और वसंत से पतझड़ तक उसके जो लेखक है रविंद्रनाथ त्यागी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चारों के पता भी चल गए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है कौन से? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। आंसर दिख ही रहा है, पहला इसका आंसर ए। तो यहाँ पर क्या है, पहला और चौथा इसका आंसर। तो पहला और चौथा, पहला है यहाँ पर यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। तो यहाँ पर यष्टि चेतना एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य जो है वो नहीं है, बाकी सारे प्रगतिवादी मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और प्रगतिवादी मूल्य की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो काव्य की प्रवृत्तियां होती है प्रगतिवादी की, उसमें शोषित जो वर्ग होते हैं उनकी दीनता का चित्रण किया जाता है। ठीक है, या उनके प्रति कोई घृणा, धर्म या ईश्वर के प्रति जो अनास्था है, इन सब चीज़ों को लेकर, या नारी चित्रण को लेकर, सामाजिक जीवन के यथार्थ चित्रण को लेकर, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रगतिवाद के काव्य प्रवृत्तियों में। आगे देखिए, अगला क्या है। दृग उर्छत ढूंढत कुटुंब, जूरत चतुर चित प्रीति, परति गाठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यह उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? इनमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। बताइए आंसर क्या है। तो इसका आंसर डी है, दूसरा और तीसरा। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और असंगति अलंकार भी है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। फोर्टी 41 वाला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सरहप्पा पुष्पदत्त, अधर्माण हेमचंद्र, सरहप्पा पुष्पदत्त, अधर्माण। तो ये सब दे रखे उल्टे फुल्टे करके, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही है। सबसे पहले आएगा सरहप्पा, फिर आता है उसके बाद, क्योंकि ये मैंने करवाया भी था आपको, सरहप्पा पुष्पदत्त, फिर आता है अध्ययमान, उसके बाद हेमचंद्र। क्योंकि इनको कालक्रम के अनुसार लगाना था, तो सरहप्पा का कालक्रम बताएं तो 769 ईस्वी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुष्पदत्त की अगर हम बात करें, पुष्पदत्त जो है वो 10वीं सदी में आए थे। उसके बाद अगर हम अधर्मान की बात करें तो वो 12वीं सदी के थे। उसके बाद अगर हेमचंद्र की बात करें तो वो भी 12वीं सदी के अंतर्गत आएगा। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कालक्रम के अनुसार 42 वाला प्रश्न हमारा है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है वो बताना है। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। तो उल्टे फुल्टे करके दे रखे, तो सही बताइए, फिर मैं इनका समय के अनुसार बताती हूँ।
तो इसका करेक्ट आंसर ए है, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। ठीक है, इस तरीके से लगेगा ये। अगर रामानुजाचार्य की बात करूँ तो इनका जो है वो 10वीं सदी है, तो आपको 10वीं याद रखना है। निम्बार्काचार्य की बात करूँ तो ये 13वीं सदी का माना जाता है। उसके बाद माधवाचार्य की बात करूँ ये 14वीं सदी का माना जाता है। और वल्लभाचार्य की बात करूँ तो ये आपका 15वीं सदी का माना जाता है। ठीक है, तो 10वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं। अगला 43 वाला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम क्या है यहाँ पे, भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। तो ये बताइए सीरीज में इसको लगाकर कि पहले कौन सा आएगा, आंसर बताइए जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है बी। सबसे पहले आएगा रस रहस्य, फिर आएगा भाव विलास, फिर आएगा काव्य निर्णय, फिर आएगा जगत विनोद। तो रस रहस्य की बात करें अगर हम, रस रहस्य जो है वो हमारा 1670 मतलब 1670 ईस्वी में जो है ये ग्रंथ जो है लिखा गया था, रस रहस्य। और इसके कवि कौन थे, कुलपति मिश्र थे। उसके बाद भाव विलास लिखा गया। भाव विलास का जो टाइम पीरियड है वो 1689 का है। ठीक है, और इसको किसने लिखा था, देव ने लिखा था। उसके बाद काव्य निर्णय आ जाता है। काव्य निर्णय जो है ये 1746 में ईस्वी में लिखा गया था भिखारी दास के द्वारा। उसके बाद आता है जगत विनोद। जगत विनोद का सन नहीं पता, पर लेकिन जगत विनोद जो है वो पद्माकर के द्वारा जो है लिखा गया था। तो पद्माकर जो है उनके द्वारा यहाँ पर आप आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 44 वाला, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। उल्टे फिल्टे करके दे रखे, सही बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। सबसे पहले आएगा मधुशाला, फिर आएगा एकांत संगीत, फिर आएगा सतरंगिनी, फिर आएगा मिलन यामिनी। मधुशाला आपको पता ही है, मधुशाला जो है इसका रचनाकार जो है, ये सारी की सारी आपको ये तो पता ही है कि हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो है ये रचनाएं सारी की गई है। मधुशाला जो है उन्होंने 1935 में रची थी। उसके बाद एकांत संगीत की बात करूँ तो ये 1939 की में आई थी। सतरंगिनी की बात करूँ तो ये 1945 में आई थी। और मिलन यामिनी की अगर बात करूँ तो ये 1950 में आई थी। तो इसको इस तरीके से कालक्रम के अनुसार जो है लर्न कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग अच्छी तरीके से अटेंड कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 45 वाला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों को सही अनुक्रम में लगाए। श्रीधर पाठक हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए और सुमित्रानंदन पंत हो गए। तो इसको लगाइए सही तरीके से और फिर बताइए आंसर क्या है। तो इसका पहला ही है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है श्रीधर पाठक। ठीक है, उसके बाद आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर आते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो
श्रीधर पाठक का प्रकाशन वर्ष कह रही हूँ, श्रीधर पाठक का जन्म काल जो है वो आपका 1859 का है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो प्रकाशन वर्ष है, जन्म काल है, वो 1865 है। प्रकाशन वर्ष निकल रहा है मेरे मुंह से, इतना प्रकाशन वर्ष पढ़ा के। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जो है, उनका जन्म काल जो है वो आपका 1889 का है। और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जो है, उसका जन्म काल जो है आपका 1900 है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। चलिए आगे। फोर्टी 46 वाला प्रश्न क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अनामिका, झरना, पल्लव, निहार। तो आपको पता ही यही रचनाएं, ठीक है, और उनके अनुसार, उनके काल प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसको सही अनुक्रम में लगाकर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो सबसे पहले क्या आएगा? झरना आएगा, ठीक है। और झरना जो है, आपको पता ही है कि झरना जो है किसके द्वारा रचित है, बताइए। प्रसिद्ध है, यस, झरना जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है 1918 में। उसके बाद अनामिका जो है वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आते हैं पल्लव। पल्लव जो है वो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है, जो 1928 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद आता है निहार। निहार आपकी महादेवी वर्मा जी की है, जो कि आपकी 1930 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो 1918, 1923, 1928 और 1930 में प्रकाशित हुई झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो उपन्यासों का सही, अरे नहीं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम बताना है। आंसू लहर, कम्माइनी और प्रेम पथिक। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे, उल्टे फुल्टे करके आपको सही बताना है। चलिए बताइए आंसर क्या है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर सी है। सबसे पहले आएगा प्रेम पथिक, प्रेम पथिक के बाद आएगा आंसू, आंसू के बाद आएगा लहर, लहर के बाद आएगा कम्माइनी। तो प्रेम पथिक जो है, इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम बात करें तो 1914 का है, मतलब 1914 का है। आंसू की बात करें तो ये 1925 का है, मतलब 1925 का है। उसके बाद यहाँ पर 1933 का है, 1933 का है। और फिर यहाँ पर 1935 का कम्माइनी। तो इस तरीके से प्रेम पथिक 1914 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कम्माइनी 1935 में। याद कर लीजिए, इसे जयशंकर प्रसाद की है ये। चलिए 48 वाला प्रश्न क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो कंठ गुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, ठिकरे की मंगनी। ठिकरे की मंगनी, तो बताइए इसका सही क्या है? तो इसका आंसर है करेक्ट सी, सूरजमुखी। सूरजमुखी अंधेरे के सबसे पहले, और सूरजमुखी अंधेरे के आपको पता होना चाहिए कृष्णा सोबती की है और 1972 में प्रकाशित हुई थी, 1972 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है शेष यात्रा। शेष यात्रा जो है वो आपकी
1884 में प्रकाशित हुई थी। और साथ में ये जो इसके रचनाकार जो है उषा प्रियवदा है, तो उषा प्रियवदा जो है इसके रचनाकार है। उसके बाद ठीकरे की मंगनी जो है ये 1989 में प्रकाशित हुई थी, 1989 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आ जाता है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो है वो कंठ गुलाब जो है वो मृदुला गर्ग की है, 1996 में प्रकाशित हुई थी। तो ये वाली जो है आपकी 1996 में प्रकाशित हुई थी। समझ आ गया? तो कृष्णा सोबती, उषा प्रियवदा, नासिरे शर्मा और मृदुला गर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 49 वाला, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम क्या है? स्थय में उड़ता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। तो इस तरीके से उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं, आपको सही अनुक्रम में लगाकर इसे बताना है। यस, इसका आंसर डी है। जिनका आंसर डी है +2 ऐड कर दीजिए फटाफट। सबसे पहले है इंसान के खंडहर। तो इंसान के खंडहर इसका, क्योंकि हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसे लगाना था, तो इंसान के खंडहर जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1950 है, 1950 है। और कहानीकार इसके मोहन राकेश है। उसके बाद आता है परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1960 है, ठीक है, 1960 है। और परिंदे आपको पता है निर्मल वर्मा की है। उसके बाद आता है तय से उड़ता आदमी। 1971 में प्रकाशन वर्ष हुआ है इसका, और इसके जो कहानीकार है वो मुक्तिबोध है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पीली छतरी वाली लड़की, जिसके प्रकाशन वर्ष तो नहीं पता, लेकिन उनके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। तो आपको याद रहना चाहिए उदय प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फिफ्टी वाला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो विद्यानिवास मिश्र का बताना है। तमाल के झरोखे में शेफाली झर रही है, और इतना ही है, इसको कॉमा लगा सकते हो आप इसके बाद, ठीक है। तो क्योंकि ये अलग अलग है, आपको नहीं पता होगा तो ठीक है। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। ये 4 है, तो इसको बताइए सही अनुक्रम में लगाकर। यस, इसका आंसर पहला ही है। सबसे पहले आएगा तमाल के झरोखे से, जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 का, क्योंकि हमें इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है, तो 1981 का है, ठीक है, 1981 का है। शेफाली झर रही है, इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1989 का है। उसके बाद शिरीष की याद आई, ये आपका 1995 का है। और उसके बाद आता है रथ यात्रा आपका 2002 का है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे चलते हैं। फिफ्टी 51 वाला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। तो ये 4 है, इसे बताइए सही अनुक्रम में लगाकर। अंधा युग नाटक तो सभी ने पढ़ा होगा, और ये भी पता होगा कि किसका है। तो अंधा युग नाटक जो है धर्मवीर भारती का है, ठीक है। और इसमें से जो सही उत्तर है वो है आपका डी, ठीक है। तो डी है। सबसे पहले आएगा कौरव नगरी, उसके बाद आएगा पशु का उदय,
पशु के उदय के बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य और उसके बाद गांधारी का श्राप। तो ये इस तरीके से जो है आपके सीरीज में चलेगा, ठीक है, सही अंक शीर्षकों के अनुसार। और जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती का, ये आपको पता चल गया, ये एक गीति नाटक है। तो अगर इसके बारे में कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का गीति नाटक है। समझ आ गया। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ लिए तो प्रकाशन वर्ष इसका 1955 में हुआ है। तो 1955 का इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखें, बाकी क्रम बता दिया मैंने। अगला प्रश्न 52 वाला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम बताइए। आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस तरीके से 4 दे रखे, उल्टे फुल्टे करके सही अनुक्रम में लगाकर आंसर बताइए। यस, इसका आंसर बी ही है। सबसे पहले आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आपको पता ही है, हरिवंश राय बच्चन की है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। तो 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था और हरिवंश राय बच्चन की है ये। फिर आ जाते हैं टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1986 में हुआ था। और इसके जो आत्मकथाकार हैं वो अमृतलाल नागर है, ठीक है, अमृतलाल नागर। उसके बाद सहचर के है समय, इसका प्रकाशन वर्ष 1991 में हुआ था। और इसके जो है कथाकार जो हैं वो रामदर्श मिश्र है, रामदर्श मिश्र। उसके बाद आज के अतीत जो है इसका 2003 में हुआ है, ठीक है। और इसके जो कथाकार हैं वो भीष्म साहनी है। कौन? भीष्म साहनी, ठीक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। अब अगला प्रश्न देखते हैं 53 वाला प्रश्न क्या है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है अलंकार, रस, ध्वनि, रीति। तो इसको सही अनुक्रम में लगाकर इनके मुझे आचार्यों के नाम बता देंगे तो वो भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। बाकी कालक्रम के अनुसार लगाओगे तो आपको क्षति पता ही होगी इसकी, उसके अनुसार बता दीजिए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी है। सबसे पहले रस आता है, तो रस जो है हमारा दूसरी सदी का है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी सदी के अंदर आता है, ठीक है। और इसके आचार्य कौन है? भरत मुनि हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अलंकार। अलंकार की जब हम बात करते हैं, अलंकार जो है हमारी 6ठी सदी पे आ जाता है, ठीक है, 6वीं सदी में आ जाता है। और इसके जो आचार्य हैं वो बामा हैं। उसके बाद आते हैं रीति। रीति के जो है ये 8वीं सदी के अंतर्गत आ जाता है। और 8वीं सदी में जो है हमारे पास आचार्य जो है वो वामन है। उसके बाद ध्वनि। ध्वनि जो है ये आपकी 9वीं सदी का आ जाता है और इसके आचार्य आनंदवर्धन है, ठीक है, आनंदवर्धन। तो दूसरी, 6ठी, 8वीं और 9वीं, रस, अलंकार, रीति और ध्वनि, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे 54 वाला, काव्य शास्त्र ग्रंथों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो काव्यदर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीव्यतम, ध्वन्यालोक। तो इस तरीके से 4 दे रखे, तो इसको सही उसमें लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सबसे पहले आएगा काव्यदर्श। काव्यदर्श के बाद आता है आपका ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के बाद आएगा काव्य मीमांसा, फिर आएगा वक्रोक्ति, जीवितम। तो काव्यदर्श की बात करूँ तो काव्यदर्श का जो समय है इसमें काल क्रम अनुसार बोला है, तो समय जो है इसका 7वीं सदी है,
7वीं सदी मानी जाती है काव्यदर्श की, और काव्यदर्श किसका ग्रंथकार कौन है इस ग्रंथ के? दंडी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लीजिए दंडी। उसके बाद आता है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक का जो है 9वीं सदी माना जाता है। ठीक है, और जो ध्वन्यालोक है उसके आनंदवर्धन। ठीक है, उसके बाद काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा 9वीं सदी के उत्तरांत में माना जाता है। तो 9वीं सदी तो है ही है, लेकिन उत्तरांत में माना जाता है। ठीक है, और ये जो है राजशेखर की, किसकी है? राजशेखर। उसके बाद आता है वक्रोक्ति जीवितम। ये जो है हमके 10वीं सदी की मानी जाती है, और इसके जो है जो ग्रंथकार है वो है कुंतक। तो इसके ग्रंथकार कौन माने जाते हैं? कुंतक माने जाते हैं। क्लियर है? काव्यदर्श के दंडी, ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा के राजशेखर, वक्रोक्ति जीवितम के कुंतक। 7वीं सदी, 9वीं सदी, 9वीं सदी के उत्तरांत और 10वीं सदी। ठीक है, तो ये है इसका। चलिए आगे। 55 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम क्या है? आइए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इस तरीके से उल्टे फुल्टे करके लिखिए, तो आंसर बताइए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर आएगा मैथ्यू आर्नल्ड और फिर ऑस्कर वाइल्ड, फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसका जन्म काल के अनुसार हमने लगाना है। तो जन्म काल सैमुअल टेलर का आपका 1772 का था। उसके बाद हम मैथ्यू आर्नल्ड की बात करें तो 1822 का माना जाता है इसका। फिर ऑस्कर वाइल्ड का माना जाएगा। ऑस्कर वाइल्ड जो है आपका 1856। उसके बाद रिचर्ड्स का माना जाता है, तो रिचर्ड का जो है हमारा 1893। ठीक है, तो इस तरीके से इसका है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर ऑस्कर वाइल्ड और उसके बाद आई.ए. रिचर्ड्स। तो इस तरीके से लगाएंगे से। अब एसर्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आपको अभिकथन दिया जाएगा, फिर तर्क दिया जाएगा, और उसके बाद ऑप्शन में दिया जाएगा कि ए सही आर गलत है, आर सही ए गलत है, उसके बाद दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरीके से ऑप्शन होंगे, तो अब आपको सही तरीके से बताना है। तो अभिकथन क्या है और तर्क क्या है, क्या दोनों बातें सही है कि गलत है, वो आप डिसाइड करेंगे। तो अभिकथन दे रखा है 56 का, काव्य श्रवण और नाट्य दर्शन से अविभूत रस आनंद का ही प्राय होता है। तर्क दे रखा है क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थिक जो है वो कहा गया है। तो दोनों बातें सही है कि गलत है, वो आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो ए सही लग रहा है और आर क्या है, गलत है। आगे चलते हैं। फिफ्टी 57 वाला क्या दे रखा है यहाँ पर, अभिकथन में दिया रस ना तो निविकल्प ज्ञान का विषय है और ना ही सविकल्पक। तर्क दे रखा है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से अभाषित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है?
तो यहां पर ए सही आएगा और आर गलत। उसके बाद देखिए 58 वाला देखेंगे। अभिकथन में दे रखा है कि काव्य और कला सर्जन संघर्ष का ही फल है। तर्क दे रखा है क्योंकि सर्जनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? मुझे लगता है दोनों सही है, तो दोनों सही वाला ऑप्शन जो सा होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये है आपका डी आंसर। चलिए 60 वाला प्रश्न है हमारे यहाँ पर। अभिकथन दे रखा है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिकता संरचनाओं को समझने की एक भ्रामक विद्या है। तर्क है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कौरी कल्पना है। तो ये दोनों ही गलत है, तो इस तरीके से देखा जाए तो सी इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 61 का देखेंगे। अभिकथन दे रखा है कि छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मासल प्रेम का काव्य है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। ये तर्क दिया है, तो दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर आएगा बी। बी नहीं आएगा इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन ये नहीं है। संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क दिए क्योंकि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और विधेयक होते हैं। तो इसका आंसर तो दोनों सही है, दोनों करेक्ट आएगा, तो इसका आंसर बी ही आएगा। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इसमें कविता के सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु यह साध्य नहीं है। तर्क क्या दिया? क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत ही मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो दोनों ही करेक्ट है, तो यहां पर ए इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सिक्सटी 64 का आंसर देखेंगे यहाँ पर। अभिकथन में दे रखा है वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क दे रखा है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो दोनों ही गलत लग रहा है, तो इसका आंसर आएगा डी। अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास। उसमें अभिकथन दे रखा है उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क दिया है क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्य में गिरावट आई है। तो सही है कि गलत है, ये आप बताएंगे। तो दोनों ही बातें सही है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला देखेंगे 67 वाला प्रश्न। अभिकथन में दे रखा है कि सौंदर्य कारक धर्मों का अलंकार कहते हैं, और तर्क दे रखा है क्योंकि इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो ए तो सही लग रहा है, लेकिन कल्पना का संबंध नहीं होता, तो ये गलत लग रहा है। तो ए सही, आर गलत है, तो ये पहला इसका आंसर आ जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 68 वाला प्रश्न क्या है हमारे पास। अभिकथन दे रखा है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता, जबकि तर्क दिया क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है।
तो ए तो गलत लग रहा है, आर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 69 वाला प्रश्न हमारा क्या है? जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क दिया क्योंकि उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा। तो ए तो सही लग रहा है, पर आर मुझे गलत नजर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यस, इसका आंसर सी ही है। ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न देखेंगे 70 वाला। अभिकथन दे रखा है मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है। तर्क दिया है इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टि बोध नहीं मिलता। तो ए सही है, आर गलत है। तो इसका आंसर ए है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर लोगे आप लोग एग्जाम में। इस तरीके से अगर आप लोगों की प्रैक्टिस रही। 71 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है? अभिकथन दे रखा है कि भ्रम, कल्पना और प्रतिज्ञान के विरोध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। तर्क दिया है इसी अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली में भी पड़ता है। तो क्या आंसर है इसका? तो दोनों ही सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 72 वाला प्रश्न में अभिकथन दे रखा है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क दिया इसीलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो ए तो सही लग रहा है, पर आर गलत लग रहा है। तो इसका आंसर पहला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेवेंटी 73 वाला प्रश्न क्या है? अभिकथन है प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशत प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिन्हें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवों की कोई गहरी अधछाया दिखाई पड़ी। तर्क है इसीलिए उनमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और प्रवृत्तीय रूप चित्रित हुआ है। तो इसका आंसर ए तो सही है, पर आर गलत है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 74 वाला प्रश्न क्या है? यहाँ पर अभिकथन में दिया है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क लेकिन लघु आकारों के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को भी प्रकाशित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? तो ए तो सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं। 75 वाला प्रश्न क्या है हमारा? नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विनाश है। तर्क दिया इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखक अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो ए सही है और आर गलत है। तो ए सही, आर गलत, ये अपना सी वाला है। अगला प्रश्न 76 वाला है कि पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। पंत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत की बात कर रहे हैं। लोकापतन के लिए, चिदम्बरा के लिए, गीत हंस के लिए या ग्राम्य के लिए? तो इसके आंसर आएगा चिदम्बरा के लिए जो है मिला था इन्हें। पंत की जो कृति चिदम्बरा थी उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है 1868 में जो है दिया गया था। और पंत जो है हिंदी साहित्य की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम रचनाकार भी है। तो प्रथम रचनाकार में जो है इनका नाम आता है। उनकी अन्य भी रचनाएं हैं जैसे लोकायतन हो गया, पल्लव हो गया, ग्राम्य हो गया, स्वर्ण किरण हो गया आदि। तो ऐसी ऐसी रचनाएं भी उनकी।
उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न 77 वाला क्या है, यहाँ पर है कि काव्य पंक्तियों को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित करके बताना है। तो यहाँ पर देखें, जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, ओ मन जानी काबित असकिनी मुकु मकु यह रहे जगत में चिन्हू, हरि ये राजनीति पढ़ी आई। ये सारी पंक्तियाँ दे रखी है और यहाँ पे उनके नाम दे रखे, तो इसको मैच करके हमें जो है लगाना है। तो पहला वाला जो है, जाके मुँह माथा नहीं नाहे रूप कुरूप, ये किसका है, कबीर जी का। उसके बाद है ओ मन जन जगत माह चिन्हा, ये वाली जो है पंक्तियाँ अपनी जायसी जी की है। उसके बाद हरि है राजनीति पढ़ी आई, ये सूरदास जी की है। उसके बाद नमामि शमिशान निर्वाण रूप, ये जो है आपके तुलसीदास जी की है। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ना है। तो आगे वाले प्रश्न अब आप लोग बताऊं मैं आप लोगों को, चलिए अभी थोड़ा टाइम है तो बता ही देती हूँ जितने हो जाते हैं। इसको मैच करना था। देखिए 78 वाला प्रश्न है, काव्य कृतियाँ और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, तो इसको सही अगर उस पर लगाए तो अलंकार प्रकाश जो है वो हमारे भूषण जी का है। फिर आ जाते हैं हमारे पास अंग दर्पण जो कि हमारे रसलीन जी का है। उसके बाद आ जाता है हमारा आलम केली हमारे आलम जी का है। उसके बाद हमारा आ जाता है रतन हज़ारा हमारा रस निधि जी का है। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 79 वाला प्रश्न है, यहाँ पर बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना था। तो पश्चिमी हिंदी की बात करें अगर हम, पश्चिमी हिंदी जो है उसके अंतर्गत क्या आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर शिमला आ जाएगा। उसके बाद मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत यहाँ पर आपका गढ़वाल आ जाता है। उसके बाद क्योंकि पहाड़ी में ना, फिर भोजपुरी जो है, भोजपुरी में आपका यहाँ पर गाजीपुर आ जाएगा और मगही की जगह आपका यहाँ पर पटना आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। 80 वाला देखिए, इसमें आपको रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आता है अष्टयाम। सबसे पहले अष्टयाम जो है ये किसका है, नाभादास जी का है। उसके बाद आता है वीर सिंह देव चरित्र जो है ये आपका केशव दास जी का है। उसके बाद रस मंजरी आ जाता है, ये नंददास जी का है। उसके बाद आता है केलीमाल स्वामी श्री हरदास जी महाराज का है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 81 वाला प्रश्न, 81 वाला प्रश्न में काव्यों को उनके जन्म स्थानों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले गुरु नानक। तो गुरु नानक जी का अगर हम बात करें तो इनका तलवंडी गांव में उनका हुआ था। दादू दयाल जी का जो है अहमदाबाद में हुआ था। धर्मदास जी की बात करें तो इनका बांधवगढ़ में हुआ था। कौन से गढ़ में, बांधवगढ़ में। और सुंदरदास जी का दासों में हुआ था, सुंदरदासों का दासों में। अगला देखिए 83 वाले प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर कवियों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सुमेलित करना है। तो प्रवृत्तियां मतलब उनके गुण, यहाँ पे प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी हरिदास जी की बात कर रहे हैं। तो स्वामी हरिदास जी जो है उनका आएगा मधुरोपासक। तो वो मधुरोपासक थे बिल्कुल। ठीक है, संगीत का उन्होंने काफ़ी जो है किया है, तो इसलिए मधुर उपासक का है कह सकते हैं। फिर मूलक दास जी आते हैं। मूलक दास जो है अपने निगुण उपासक में आ जाते हैं। मूलक दास जी निगुण के अंतर्गत भी मैंने आपको पढ़ाया था मूलक दास जी के बारे में। कड़हप्पा की बात करें तो ये आपके निरीश्वरवादी कहलाएंगे। कुतुम्बन की बात करें तो ये एकेश्वरवादी जो है कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनकी फीचर्स भी याद करनी, प्रवृत्तियां याद करनी है। तो 83 वाला तो हो गया है। अब आगे चलते हैं।
85 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है इसमें। तो आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनके चारित्रिक विशेषताओं के साथ करना है यहाँ पर। तो मृत्यु के प्रश्न से आत्मजयी का नचिकेता। ठीक है, तो पहला है मृत्यु के प्रश्न से, यहाँ पे यहाँ पर आपको जो है आधुनिक प्रबंध काव्य जो है उनके पुरुष जो पात्र है उनकी जो चारित्रिक जो विशेषता है उनको दर्शाया गया है। तो पात्र एक तरफ ये इनकी जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो है आपके पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी का निचेकता है। उसके बाद यहाँ पर आएगा काम अध्यात्मक से प्रश्न से उर्वशी का जूझता पात्र कौन है, पुरुरवा है। उसके बाद युद्ध के प्रश्न से, अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता एक पात्र राम है। उसके बाद अगर उनकी दुर्बलता की बात करें, दुर्बलता की संघर्ष रत पात्र की बात करें तो कमायनी का मनु जो है वो काफी संघर्ष करता है हुआ पाया गया है। तो इस तरीके से ये अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। तो 87 वाला प्रश्न है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके कथनों को संबंध काव्यों के सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ तो जो है शुक्ल के कथन दे रखे हैं कि शुक्ल ने क्या क्या कथन कहे हैं, और दूसरी तरफ कवियों के नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है अज्ञात प्रिया की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो इस तरीके से इसका आएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी जी। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें इस वेदना को लेकर तो ये महादेवी वर्मा आ जाएगा इसका। उसके बाद तीसरे की बात करें अगर हम तो इसका आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद चौथे की बात करें तो ये आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो ये इसका सही अनुक्रम है। 88 की बात करें तो इसका लगाएंगे तो पहला जो है इसका आ जाएगा आपका दलित जीवन। उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश है। मुझे चांद चाहिए ये आपका रंगमंच और सिनेमा संसार है। गली आगे मुड़ती है वाराणसी की आपकी शैक्षिक परिसर है। आगे चलते हैं, 89 वाला भी देख लेते हैं। राग दरबारी की बात कर रहे हैं तो राग दरबारी जो है ये आपकी शिवपालगंज की जो है कहानी है। परिवेश पे किस परिवेश में लिखी है। अंतिम अरण्य जो है ये आपकी बहादुरगंज की है। फिर बसंती जो है ये आपकी महानगर दिल्ली की है। कोरजा जो है आपकी बस्तर की है। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है। गदल जो है ये आपकी नेहाल आ जाएगा। गुल की बन्नो जो है वो मिहिर लाल आ जाएगा यहाँ पर। फिर आएगा पिसनहारी का कुआं जो है गोमती आ जाएगा। और ठहरा हुआ चाकू जो है वो आपका मिन्नी आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न भी हम कर लेते हैं फिर। तो बलकम का यहाँ पर आ जाएगा नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस का आ जाएगा आपका राम दर्श मिश्र। विचार और वितर्क का आ जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कन्यादान का आपका यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण सिंह। तो अध्यापक पूर्ण सिंह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सो व्हाट इज़ योर स्कोर, तुम्हारा स्कोर क्या है, अपने स्कोर को मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना आता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एमसीक्यूज़ की अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है, तो चले मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, श्री राधे।